आज भी याद नहीं कि कोई रात उतनी गहरी और काली रही होगी जितनी वो रात, जब एक आदमी पसीने से तरबतर हाथ में पिस्तौल लिए अपनी जान बचाने के लिए जंगल के बाहर आसमान के काले साए के नीचे घनघोर जंगल में भागे जा रहा था, क्योंकि एक खूंखार आदमखोर बाघ उसकी जान के पीछे पड़ा था। बाघ से बचने के लिए उसने कई गोलियां भी चलाई, पर बाघ की फुर्ती के आगे उसके सारे निशाने नाकाम रहे। इसलिए वो जी जान लगाकर बस भागे जा रहा था। काफी देर तक दौड़ने के बाद आखिरकार उसे अपने सामने बचने का एक रास्ता दिखा, एक पुरानी हवेली। वो हवेली की चौखट पर पहुंचने को हुआ ही था कि आखिरी वक्त पर बाघ ने लपक कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे घसीटते हुए हवेली से दूर ले गया। बाघ का शिकार बनते ही पहले वो कुछ देर चिल्लाया, छटपटाया और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। इससे पहले कि वो बाघ अपने घात लगाए शिकार का भोग लगा पाती, हवेली की पहली मंजिल से एक शख्स कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ, और ये कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर महेश था। आखिरकार आज मेरी भूख और प्यास दोनों शांत होगी, और देखो आज तो पकवानों का बुफे भी लगा है। ये कहकर महेश उस बाघ पर टूट पड़ा और अपने खंजर से तेज नाखूनों से उसके गले को खरोच दिया। अक्सर महेश द्वारा खरोचे जाने के बाद कोई भी जानवर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता, मगर ये बाघ, या यूं कहूं कि बाघिन, कुछ अलग थी, क्योंकि खरोचे जाने के बाद इसने एक मायावी पिशाचनी का रूप धारण कर लिया था, जिसे लोग चेडिप के नाम से जानते थे। ब्लडी हेल, तुम भी एक मॉन्स्टर हो। कूल। महेश चेडिप के इस रूप को बस निहारता ही रह गया, मगर चेडिप का महेश से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। अपने शिकार को छोड़ वो महेश पर टूट पड़ी और उसका गला दबाने लगी। वैम्पायर महेश भी अपनी पूरी शक्ति से उसके हाथों को रोकने लगा, और इसी जद्दोजहद में दोनों ने एक दूसरे पर घूंसों और लातों की बरसात कर दी। भारी बरसात के बीच दोनों के बीच घमासान लड़ाई चल ही रही थी कि तभी चेडिप ने अपने हाथों पर लगे महेश के खून को चाटते हुए कहा, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा वॉरेन। आज तुझे भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी जैसे तेरे दोस्त मिल्स को काफी साल पहले मारा था। एक मिनट, क्या नाम लिया तुमने? वॉरेन? अरे मैं वॉरेन नहीं हूँ, महेश हूँ। झूठ कहता है तू। उस अघोरी ने मुझे बताया था समोली में ही मिलेगा एक रक्त पिशाच जो मेरी तरह खून से अपनी प्यास बुझाता है, और तेरी शक्ल तेरे उस दरिंदे दोस्त से मिलती है जिसने मेरे राजन की जान ली थी। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं वॉरेन नहीं हूँ, क्योंकि उसे मारने वाला मैं ही था, और मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी वही वॉरेन है। महेश की बात सुन चेडिप भी असमंजस में पड़ गई। बहरहाल उसने महेश की पूरी बात सुनने का तय किया और उसके पीछे पीछे हवेली में आ गई। महेश ने उसे हवेली में पड़ी मिल्स और वॉरेन की एक तस्वीर दिखाई, जो उनकी ट्रेनिंग के दिनों की तस्वीर थी, और अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वो 2 साल पहले इस हवेली में ब्लॉगिंग करने आया था, और एक हादसे ने कैसे उससे उसकी इंसानियत और खुशियां छीन ली और उसे इस हवेली का गुलाम बना हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। महेश की दी गई जानकारी ने मानो चेडिप के गुस्से की आग में घी का काम कर दिया हो, और उसने अपना आपा खो हवेली के सामान को इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद इसी उठापटक के बाद जब चेडिप शांत हुई तो उसकी आंखें नम थी। उसे दुख था कि वो अपने हाथों से वॉरेन को मौत के घाट नहीं उतार पाई। महेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, पर तुम्हें भी समझना होगा कि पुराने जख्मों को जितना कुरेदोगी दर्द तुम्हें ही होगा। इसलिए जरूरी है कि दर्द को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ो। छूना मत तुम मुझे, तुम क्या जानो लंबे समय बिना प्यार के वनवास में रहना क्या होता है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, महेश की पालतू बिल्ली, जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी गोद में आ बैठी, और महेश ने उसे सहलाते हुए कहा, ये मेरी बिल्ली सोना है, तुम्हारे सिवा मेरा ये सच सिर्फ यही जानती है। उस दिन जब मैं वैम्पायर बना तो मैं इसे खाने ही वाला था, पर न जाने क्यों अंदर से एक आवाज सी आई और मैं रुक गया। तब से मैं और सोना बेस्ट फ्रेंड है ना सोना? तुमने कहा कि तुम्हें इस रूप में 2 साल हो गए, पर पिछले 2 साल से देश दुनिया सब बंद थी। फिर इस बीच तुम जिंदा कैसे रहे? आखिर हम जैसे पिशाचों की खुराक ही रक्त से बुझती है।
अफसोस कि मुझे भी वही करना पड़ा जो लॉर्ड वॉरेन करता था, किसी भूले भटके इंसान या जानवर का इंतजार, या फिर एक लंबी गहरी नींद में चले जाना ताकि अपनी भूख से निजात पा सकूं। मगर जब भूख ज्यादा लगी हो तो उसके लिए एक बहुत खूब तरकीब है मेरे पास। महेश अपनी बात समझा ही रहा था कि एकदम से पास के कमरे में किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। महेश भागकर जब कमरे में पहुंचा तो वॉकी टॉकी पर उसे एक सीक्रेट मैसेज सुनाई दिया। महेश ने पास रखे एक कागज पर कुछ लिखना शुरू किया और मैसेज के समाप्त होते ही अपनी घड़ी में समय देखने लगा। क्या हुआ महेश, तुम काफी गहरी सोच में लग रहे हो। और ये कैसा यंत्र है? इसे वॉकी टॉकी कहते हैं। इसकी मदद से मैंने कई शिकारों को दबोचा है। फिलहाल इस पर एक सीक्रेट मैसेज, मेरा मतलब हाँ, गुप्त संदेश मिला है। मैं समझाता हूँ। महेश ने चेडिप को अपने साथ बिठा एक नक्शे की मदद से समझाना शुरू किया। दरअसल महेश के पास जो वॉकी टॉकी था उसकी फ्रीक्वेंसी अक्सर एक अनजान नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती थी, जो कि इस गहरे जंगल के अंदर रहने वाले नक्सलवादी समूह की थी। महेश को कुछ महीने जरूर लगे, पर अब वो नक्सलियों की फ्रीक्वेंसी और उनके गुप्त संदेशों को बहुत अच्छी तरह समझ पाता था। महेश ने कागज पर लिखी जानकारी को समझाना प्रारंभ किया। वॉरेन हवेली से ठीक 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिसकी गुफा में नक्सलियों का खुफिया अड्डा है, जहां अक्सर तस्करी से लाए गए हथियार बड़े काफिलों के साथ आते हैं। बड़े काफिले का मतलब महेश के लिए दावत, लेकिन इस दावत का समय सिर्फ सुबह तक ही सीमित था, क्योंकि सूर्य की किरणें वैम्पायर के लिए मौत का फरमान लाती है। पूर्णिमा की रात में उल्लू और अन्य जानवरों की आवाजों के बीच चेडिप और महेश एक गुलमोहर के पेड़ पर चढ़ काफिले का इंतजार करने लगे। महेश, जो कि अपने हाथ पर एक केंचुए को रेंगता देख डर पड़ा और चेडिप का हाथ पकड़कर चिल्ला उठा, मम्मी मम्मी, इसको मेरे हाथ से हटाओ प्लीज। एक नर पिशाच होकर इस जरा से केचुए से डर गए? चेडिप, जिसने अपने अंदर की रेशमा को काफी समय बाद महसूस किया था, मुस्कुराते हुए महेश के हाथ से केंचुए को उठाकर फेंक देती है। चेडिप को खिलखिलाते हुए देख महेश के चेहरे पर भी एक लंबी मुस्कान आ गई और दोनों एक दूसरे को गहराई और प्रेम भरी भावना से देखने लगे। दोनों करीब आने को हुए ही थे कि अचानक ट्रक की आवाज ने दोनों के बीच बनते प्यार के लम्हे को तोड़ सा दिया। जंगल के गहरे अंधेरे में एक कच्ची सड़क पर दो भारी भरकम ट्रक्स बहुत तेजी से बढ़े चले आ रहे थे। ये इन नक्सलवादियों का काफिला है। अक्सर 3 ट्रक्स होते हैं, पर आज सिर्फ 2 है। खैर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। तुम करते आए हो और आज भी करोगे तुम। एक ट्रक में 6 शिकार। हम सबसे पीछे वाले ट्रक पर कूदेंगे और उसके टायर को पंचर कर देंगे। ट्रक के रुकते ही सब बाहर आ जाएंगे और फिर जंगल के अंधेरे का फायदा उठाकर हम एक एक को चुन चुन कर। महेश ने अपनी बात अभी पूरी की भी नहीं थी कि चेडिप छलांग लगाकर ट्रक पर कूद गई और महेश के प्लान के विपरीत सीधा ट्रक के ड्राइवर को बाहर उठाकर फेंक दिया, जिससे ट्रक बेकाबू हो पास के पेड़ों से जा टकराया और देखते ही देखते दोनों ट्रक रुक गए और नक्सलवादी अपनी बंदूकों के साथ उनके सामने आ खड़े हुए और चेडिप पर गोलियों की बौछार कर दी। यार, ये लड़कियां कभी सुनती क्यों नहीं है? जहां एक तरफ महेश पेड़ की शाख से अभी हिला भी नहीं था, वहीं चेडिप हर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारती चली जा रही थी जिसने भी उस पर गोलियां बरसाई। इन गोलियों के बरसने के बीच ट्रक के ऊपर खड़े एक शिकारी ने चेडिप पर एक मजबूत और आधुनिक लोहे के तारों से बने एक जाल को फेंक दिया, जिसमें बिजली दौड़ रही थी। जाल में फंसते ही चेडिप को एक जोरदार झटका लगा और वो खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद में जोर से चिंगाड़ने लगी, मगर इस एडवांस और मॉडर्न जाल के आगे उसकी शक्तियां कुछ फीकी सी पड़ गई। इतने में एक अनजान शख्स ट्रक से कूदा और अपनी कमर से खंजर निकाल चेडिप के कंधे को उससे खरोच उसका खून चाटते हुए बोला, तो खबर तो सच्ची निकली कि इस जंगल में सचमुच एक वैम्पायर रहता है। बस हैरानी की बात ये है कि ये वैम्पायर तो औरत निकली। खैर, आदमी या औरत मुझे क्या, मुझे तो बस तेरी रूह चाहिए।
महेश, जो खुद एक वैम्पायर था, चेड़िप की दुर्दशा देखकर दहल गया था कि आम से दिखने वाले व्यक्ति ने चेड़िप जैसी शक्तिशाली पिशाचनी को दबोच लिया। आप लोगों को क्या लगता है, कौन है ये शख्स और आखिर चाहता क्या है? क्या महेश चेड़िप को बचाने के लिए आगे आएगा? जानिए अगले भाग में।